आपका बिजनेस एक सफल आईपीओ तक कैसे पहुंच सकता है? कैसे आपका बिजनेस जीत सकता है निवेशकों का भरोसा? किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपोजर, गाइडेंस और सटीक समाधान के लिए द सिटी ऑफ डायमंड सूरत में एक इवेंट हुआ। आईपीओ आपका भरोसा चॉइस का। जी बिजनेस का ये ऐसा इनिशिएटिव था जहां बिजनेस ओनर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिला आईपीओ से जुड़ने का मौका। इस इवेंट में कई बिजनेस ओनर्स, सीईओज और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने हिस्सा लिया और वो जुड़े आईपीओ एक्सपर्ट से। कार्यक्रम की शुरुआत हुई लैंप लाइटिंग से। इसके बाद चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट श्रेया पोद्दार ने प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद शुरू हुआ एक खास सेशन जिसका टॉपिक था बीइंग रिस्क रेडी इन योर जर्नी ऑफ ग्रोथ, जिसमें मौजूद रहे सीआईबी आईपीएल के चीफ ग्रोथ ऑफिसर राजेंद्र उपाध्याय, चीफ टेक्निकल ऑफिसर सतीश कुमार, श्रीवत्सा लीगल के फाउंडर अनूप माथुर, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों को दी विशेष जानकारी। इसके बाद शुरू हुआ वो सेशन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, फ्रॉम विजन टू वैल्यूएशन, मास्टरिंग द आईपीओ जर्नी। इस सेशन से जुड़े मार्केट के सबसे बड़े एक्सपर्ट, मैनेजिंग एडिटर जी बिजनेस अनिल सिंघवी, मैनेजिंग डायरेक्टर चॉइस कमल पोद्दार, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर रतिराज तिब्रेवाल, जहां इन्होंने आईपीओ तक पहुंचने के हर स्टेप को आसानी से समझाया। आईपीओ की प्रोसेसिंग से लेकर लिस्टिंग तक हर जानकारी इवेंट में मौजूद लोगों को दी। सबसे पहले सारे सूरतवासियों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। केम छो? जलसा चाले छे? चलो बहुत बहुत साરું છે। तो सबसे पहले ये बताइए सर, अगले आने वाले 12 से 18 महीनों के दौरान आप किस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं आईपीओ को लेकर? कौन कौन से फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको? स्मिता, सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है देश में कैपिटल मार्केट के लिहाज से और बिजनेस करने के तरीके में, वो ये है कि आज से एक जनरेशन या 2 जनरेशन पहले तक अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि कैपिटल कहाँ से लाएं, राइट? आप नारायण मूर्ति साहब का एग्जाम्पल ले लें। उन्होंने सुधा मूर्ति जी के गहने बेचे, गिरवी रखे और उन्होंने इन्फोसिस बनाया। अब सोचो, वो ऐसा समय था जब आपको बिजनेस करने के लिए दूसरे बैंक तो देगा ही नहीं पैसे, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए। अरे भाई, सिक्योरिटी जितने पैसे होते लोन ही क्यों लेते, राइट? अब आपके यार दोस्त जिसमें से 90% ऐसे होंगे तो तब तक आपके बहुत गहरे दोस्त हैं जब तक आप उनसे पैसा न मांग लें। बिल्कुल राइट? पैसा मांगते ही फिर मिलना बंद हो जाता है। रहे रिश्तेदार, उनको आपके ऊपर इतना गजब का कॉन्फिडेंस कि ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, इसको कहाँ से पैसे दे दें। तो वो कैपिटल जो लाने वाली बात होती थी ना, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। मिलते ही नहीं थे पैसे। मतलब किसी की किस्मत है कि उसको उधार मिल गया परिवार वालों से या दोस्तों से, उसने कहीं से कैपिटल जुगाड़ कर ली। और अच्छे आइडिया, ऐसा नहीं कि ये आइडिया जो आ रहे हैं हिंदुस्तान में, आप स्टार्टअप में देख रहे हो, वो आज की यंग जनरेशन इतने बड़े बड़े आइडिया, ये आइडिया हमेशा से रहे हिंदुस्तान में। पहले पैसे नहीं थे। अब अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप क्या करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये बदलता हुआ हिंदुस्तान, ये बदलते हुए इन्वेस्टर्स एक अच्छे आइडिया पर पैसा लगाने को तैयार है। आज की तारीख में अगर सबसे इजी अगर कोई चीज़ है अवेलेबल, वो है पैसा। और अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में अब तक, तो आगे शायद और बेहतर समय देखेंगे, अब तक इससे बढ़िया समय कोई हुआ ही नहीं। 10-10, 20-20, 25 हज़ार करोड़ के आईपीओ ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और कई कई गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं। 3-3, 4-4 लाख करोड़ की एप्लीकेशन आ जाती है। और 3-4 लाख करोड़ की एप्लीकेशन आने का मतलब आप समझते हैं, जितनी आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उतना पैसा आपका ब्लॉक होता है अकाउंट में। वो बैंक अकाउंट में है वो पैसा जो इक्विटी मार्केट में या किसी न किसी बिजनेस में लगने को तैयार है। सो मेरा ये समझना है, अगले साल 1.5 साल का अगर आपने जो पूछा है, बहुत ही बेहतरीन आउटलुक है। अगर आपके पास अच्छे बिजनेसेस हैं, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है, आपका विजन क्लियर है, और अगर जितना आपने मेहनत की अब तक और इस लेवल तक आप कंपनी को लेकर आए, उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना मेहनत करने को तैयार है, तो फिर ये मार्केट आपके लिए। फिर ये मार्केट जो 5 गुना मेहनत करेगा उसको 50 गुना रिटर्न देगा। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है,
आपने 60 मार्क्स का सही किया तो 60 ही मिलते हैं। लेकिन ये मार्केट ऐसा है कि अगर आपने 5 गुना मेहनत की तो 50 गुना आपको रिटर्न देगा। और इसीलिए अगले 1-1.5 साल में मुझे लगता है कि भारत में प्राइमरी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप जितना पैसा मार्केट से ले रहे हैं, अगर आप मार्केट को वापस अपने इन्वेस्टर्स को देने की नीयत रखेंगे तो ये मार्केट आपको बहुत कुछ देगा जो आप सोच नहीं सकते। एग्जैक्टली और इस पे तो तालियां होनी चाहिए। पोद्दार सर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, आईपीओ लाने का सबसे सही समय कौन सा होता है? आईपीओ के बारे में जैसे अभी अनिल जी ने भी बताया, और जो सवाल है आपका कि क्या समय है आईपीओ के लिए, देखिए अभी 2 तरह के आईपीओ के प्लेटफॉर्म है, एक एसएमई और एक मेन बोर्ड। दोनों के अपने अपने कुछ क्राइटेरियाज हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मार्केट लगातार मैच्योर होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है। कोई भी बिजनेस है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो एक मैनेजमेंट के विज़न की, और दूसरा उस विज़न को पूरा करने के लिए फंड की। फंड सबसे पहले आदमी उसके पास जो खुद के रिसोर्सेज होता है वो पूरे डालता है, उसके बाद में उन रिसोर्सेज के बेस पे जो उसकी लोन लेने की ताकत होती है उतना वो लोन लेके उस काम को आगे बढ़ाता है, और उसके बाद में उसको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है, और वो एक्सटर्नल सपोर्ट उसको इक्विटी के माध्यम से मिल सकता है। पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में कैपिटल मार्केट ने जिस तरीके का लोग आए हैं, जिस तरीके की कंपनियां आई हैं, वो उन सारे प्रमोटरों के लिए एक टॉर्च बियरर का काम कर रही है, जिनको थोड़ी बहुत पूंजी की आवश्यकता है लेकिन बैंक और पर्सनल रिसोर्सेज से नहीं ले पा रहे। तो मेरे ख्याल से आईपीओ के लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे आइडियल समय वो है जब उसने अपनी पूंजी लगाई है, लोन जो भी उसकी लेने की कैपेसिटी है उसको भरपूर यूज करते हुए बिजनेस को इस लेवल तक लेके आए हैं जहां वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। तो ना तो उनको इक्विटी बहुत सस्ते में डाइल्यूट करनी पड़ेगी, और ना उनको कोई ऐसा प्रेशर रहेगा कि उस इक्विटी के बाद में वो ऐसा ओवर कमिटमेंट कर दें जिसको वो कल डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसका राइट समय प्लान करना होगा। हर बिजनेस के लिए ये समय अलग अलग हो सकता है। जो हैवी कैपिटल इन्वेस्टिंग वाले जो बिजनेस हैं उनके लिए ये समय थोड़ा पहले आ सकता है, जो लाइट असेट मॉडल है उसके लिए हो सकता है ये समय थोड़ा लेट आवे। तो वो केस टू केस और बिजनेस टू बिजनेस ही अपन डिसाइड कर सकते हैं। ओके तो रति सर, अगर मैं एसएमई आईपीओज की बात करूं तो इनकी स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, नॉर्म्स इतने सारे हैं कि कंपनियां कई बार लिस्टिंग से रुक जाती हैं पहले ही। डेफिनेटली जो नॉर्म्स अपन देख रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए, कि कोई भी इंडस्ट्री अगर रेगुलेटेड नहीं है तो वहाँ पे कैपिटल नहीं आ सकता। तो ये जितने भी रेगुलेशन सेबी और रेगुलेटर्स लेके आते हैं NSE-BSE, वो इन्वेस्टर्स के बेनिफिट को सोच के लेके आते हैं, और अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टर्स खुल के आएंगे तभी आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा। तो कभी भी अपन ये रेगुलेशन जब आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिवली ही सोचना चाहिए, और ये डेफिनेटली वी वेलकम ऑल द स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस कमिंग इन मार्केट। हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक हर्डल रहे किसी बिजनेस को समझने के लिए कि भाई वो आईपीओ लाएं कि नहीं लाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट रहता है। सर, मैंने अक्सर आपको न्यू एज कंपनियों को बहुत देखा है कि आप बहुत माइन्यूटली उनको देखते हैं, उनको वॉच करते हैं और बहुत आप उनको अप्रेज भी करते हैं। क्या आपको वाकई इनमें बहुत पोटेंशियल दिखता है लॉन्ग टर्म में? एक चीज़ जो बहुत बड़ा डिफरेंस है प्राइवेट मार्केट में और पब्लिक मार्केट में, आईपीओ आने के पहले जो आपको पैसा मिलता है वो अलग तरीके से मिलता है। आईपीओ आने के पहले जो भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि हमें एक कंपनी की साइज बनानी है, एक लेवल पे कंपनी आके खड़ी हो गई फिर पैसा बना लेगी। पब्लिक मार्केट ये सब नहीं देखता, पब्लिक मार्केट को प्रॉफिट चाहिए, और अगर उसे ये क्लैरिटी नहीं कि ये कंपनी प्रॉफिट कब बनाएगी तो फिर वो उस कंपनी को छोड़ते नहीं, फिर उसकी धुलाई पिटाई बराबर होती है। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख जाती है उसके बाद मार्केट जो आपको प्यार देता है ना पैसे के रूप में, वो कहीं नहीं मिलेगा। नए आईपीओ जितने भी आ रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ई कॉमर्स कंपनियाँ हुई, डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियाँ हुई, अगर आपको उनका कब से और कितना प्रॉफिट बनाने को लेकर एकदम क्लैरिटी है, उन्हीं आईपीओ में पैसा लगाना है और वही बिजनेस मार्केट पसंद करेगा। अगर आप किसी तरह का ऐसा बिजनेस का आइडिया सोचो जो एसेट लाइट मॉडल है,
टेक्नोलॉजी के दम पर स्केलेबल है, राइट? तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप खाली पब्लिक मार्केट में जाके बोलोगे आप मुझे 3 साल के लिए और पैसे दो, मैं उड़ाता रहूँगा, कैश बर्न करूँगा, मैं इतनी बड़ी साइज बनाऊँगा। यहाँ के लोग क्या बोलेंगे, भाई तू बन के आ जा, बड़ा हो जा, उसके बाद देखेंगे, फिर लगाएंगे पैसा। हम, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, 3 साल तुम जिंदा रह जाओ, फिर हम देखेंगे। सो पब्लिक मार्केट इज़ वेरी क्रूअल। अगर नहीं पसंद आया तो बहुत पिटाई करता है, और पसंद आया तो सीधे से आपको एक अननोन सी कंपनी, बिल्कुल जिससे शायद सारे इन्वेस्टर नफरत करते हो, उसको निफ्टी का हिस्सा बना देती है। उस लेवल की आपकी ग्रोथ होती है। सो वो आपको सोच समझ के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल मैं जानना चाहूँगी, आईपीओ का अगर डॉक्यूमेंटेशन देखो तो प्री आईपीओ का सभी आईपीओ का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक ही जैसा क्यों होता है? सारे क्लॉजेस एक जैसे क्यों होते हैं? सभी आईपीओ का डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्डाइज है ना, रेगुलेशन में मतलब कंपनी को कंपेयर करने के लिए भी चाहिए। जो चैप्टर्स आपको बेसिक बिजनेस चैप्टर्स है, लीगल चैप्टर्स है, इंडस्ट्री चैप्टर्स है, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब कंपनीज को उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। रेगुलेशन हमेशा स्टैंडर्डाइज ही होता है। अगर कोई भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, जब आप लिस्ट हो जाओगे तो उस रेगुलेटरी बॉडी आपको गवर्न करेगी। आपको वहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देने हैं, आपको वहाँ पर अपनी क्वार्टरली शेयर होल्डिंग्स की डिटेल सबमिट करनी है, आपको कोई भी आपकी बोर्ड मीटिंग्स होती है उसका आउटकम वहाँ पे डालना है, आपको अगर कोई सब्सटेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर डालनी है। तो रेगुलेशन सिमिलर है। अब उसकी कंपनी वाइज उसकी साइज, उसके नंबर्स, उनकी नीड अलग अलग हो सकती है। यानी कि कोई भी कंपनी अगर आ रहा है तो पहले से जो आईपीओ आ रहे हैं उसको बस देख लें। बिल्कुल। जैसे अभी एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी लिस्टेड कंपनी में अगर प्रमोटर 5% से ज़्यादा शेयर एक साल में एक्वायर करता है तो उसको ओपन ऑफर देना होता है। अब वो 5% है, वो कंपनी की साइज़ के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर कोई कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए है तो 5% है वो 50 करोड़ रुपए में ही हो जाएगा, और किसी का मार्केट कैप अगर 1 लाख करोड़ है तो वो 5000 करोड़ रुपए में होगा। लेकिन 5% का रूल स्टैंडर्ड है। अगर कोई भी थर्ड इन्वेस्टर 25% शेयर एक्वायर करता है तो उसका मैनेजमेंट चेंज होता है और उसको ओपन ऑफर देना होता है। तो 25% सबके लिए सिमिलर है। अब साइज ऑफ द कंपनी के हिसाब से वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन एसएमई कंपनी और मेन बोर्ड कंपनी के लिए थोड़े बहुत रेगुलेशंस इसमें एसएमई के लिए ईजियर हैं। जैसे फ्यू एग्जांपल्स कि जो और अकाउंट्स है जो आपको रीस्टेटेड स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं डीआरएचपी में, वो इंड एएस में कंपलसरी है। सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पे जानते हैं कि इंड एएस स्टैंडर्ड है, उसमें कंपलसरी है अगर आप मेन बोर्ड में जा रहे हैं। अगर आप एसएमई जा रहे हैं तो आपको इंडियन गैप में चलेगा वो। तो इस तरीके के प्रावधान हैं जो कि कहीं सिंपलर हैं फॉर एसएमई कंपनीज, बट जनरली आपको अगर रिस्टेटमेंट तो दोनों में देना ही है। ओके। या और सर अनिल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो हमने न्यू एज कंपनी की बात कर ली, अब हम छोटे कंपनियों के आईपीओ की बात करते हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लिमिटेड होता है। ऐसे में उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत अपने आप के लिए फंड जुटाने के लिए? देखिए, ये स्ट्रगल वाली बात है ना, ये हर वक्त हर आदमी को ये लगता है कि मेरी लाइफ का समय, मेरा समय सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मेरे फादर साहब को पूछेंगे, बोले तुमने क्या देखा है, तुम्हारा तो सब कुछ आसानी से तुम्हें मिल गया, हमारे टाइम पे देखो, हमारे टाइम पे लाइट नहीं होती थी, लालटेन में पढ़ना पड़ता था, पैदल 2-2, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था स्कूल कॉलेज के लिए, दिन में एक बस आती थी, एक बस जाती थी, ठीक है। हमारे टाइम पे अलग तरह की स्ट्रगल है। हमें लगता है हमारे बच्चों को, इनको तो बहुत लाइफ आराम से प्लेटर पे मिली है, एकदम मज़े कर रहे हैं, क्या किस्मत लेके आए हैं, एकदम बढ़िया, हर चीज़ अवेलेबल है। उनकी लाइफ की स्ट्रगल अलग है कि मतलब टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, टू मच ऑफ कंपटीशन, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, वो भी स्ट्रगल है अपने आप में। सो स्ट्रगल आपको हर वक्त रहेगी। बिजनेस आपका छोटा हो बड़ा, बड़े लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटे लोगों को छोटी प्रॉब्लम होती है, करेक्ट। तो सबके लिए उस लेवल की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। रहा सवाल इन्वेस्टमेंट के एंगल से, देखिए सबसे मुश्किल इलेक्शन कौन सा है जीतना? अगर मैं आपको पूछूं, सीएम पीएम वाला छोड़ दो, आपको लगेगा किसी सूरत का एमपी बनना शायद मुश्किल काम होगा। मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है किसी विधानसभा का एमएलए बनना, उससे ज़्यादा मुश्किल काम है किसी नगर सेवक का, वो पार्षद बोलते हैं, वार्ड मेंबर क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, जो भी वार्ड मेंबर, उसका बनना, क्योंकि उस वार्ड के लोग सब पहचानते हैं आपको।
उससे ज़्यादा मुश्किल काम है आपकी सोसाइटी का इलेक्शन लड़के जीतना। वो बहुत मुश्किल। हर घर वाला आपको पर्सनली जानता है, वो कब कहाँ खुन्नस निकालेगा आपको पता नहीं चलेगा। सो जितने लोग आपको ज़्यादा जानेंगे उतना आपका काम मुश्किल होता है, और जितनी छोटी कंपनी आपकी है उतने ज़्यादा आपको लोग जानते हैं। जैसे जैसे बड़ी कंपनी होते जाती है आपको जानने वाले वाइड स्प्रेड हो जाते हैं। सो पॉइंट सिंपल ये है कि अगर आपकी छोटी कंपनी है तो आपको छोटी कंपनी में क्या जानना होता है। बिजनेस आपको पता है क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस बिजनेस का क्या पोटेंशियल है सबको पता है, लेकिन ये प्रमोटर कैसा है ये पता नहीं होता। और जहाँ पता होता है फिर वहाँ पर वो प्रमोटर पे कॉल लेते हैं, और सारे फंड्स जितने छोटी कंपनियों के आईपीओ में, आईपीओ के पहले आईपीओ के बाद इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम केसेस में आप देखिए अगर आपका प्रमोटर अच्छा है और बिजनेस कम अच्छा है फिर भी वो सर्वाइव कर जाएगा। और अगर आपका बिजनेस कितना ही अच्छा हो लेकिन प्रमोटर की नीयत खराब है तो वो बिजनेस चल नहीं सकता। और इसीलिए जब छोटी कंपनियों के आईपीओ आते हैं तो जब तक फंड मैनेजर्स को ये ना लगे यार हाँ भाई इस बंदे पे भरोसा। हिंदुस्तान में क्या है, पूरी दुनिया में एक नियम समझ लीजिए, जो पैसा लेना चाहता है उसे कोई देना नहीं चाहता, जो पैसा नहीं लेना चाहता है उसको सब आके पूछते लेना है लोन, लेना है लोन, लेना है। मुझे भी कई बार ये प्रॉब्लम आप सबकी नहीं हमारी भी है। अनिल सर ने कंपनियों के एंगल से बताया, मैं आपको फंड के एंगल से बताना मैं चाहूंगा। वैसे ये भी चीज़। आपसे प्रमोटर्स के एंगल से पूछना चाह रही थी। देखिए क्या है कि आज से 4-5 साल पहले जब भी आप किसी HNI के पास, छोटे AIF के पास या PMS के पास जब कंपनी लेके जाते थे तो उनका ये सवाल होता था कि कौन FII और कौन म्यूचुअल फंड आ रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि म्यूचुअल फंड और FII ने अगर एंडोर्स किया है तो हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें पैसा डाल सकते हैं। लेकिन पिछले 5-7 सालों में छोटे AIF, PMS और HNIs ने और फैमिली ऑफिसेज ने इतना शानदार काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने कंपनियों को एनालाइज किया है, जिस तरीके के रिटर्न्स उन्होंने निकाले हैं। आज जब हम कंपनी दिखाने के लिए FII और म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं तो वो हमसे ये सवाल करते हैं कि कौन कौन HNI और कौन कौन AIF आ रहा है। सही बात। तो निश्चित रूप से अगर साइज छोटी होती है तो एक दिक्कत आती है, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका अपना एक क्राइटेरिया होता है। अभी कोई भी म्यूचुअल फंड है उसको 15-20 करोड़ रुपए का शेयर नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल 300 करोड़ का IPO है, 300 करोड़ के IPO में 150 करोड़ QIB के लिए रिजर्व है, 150 करोड़ में से 90 करोड़ का खाली एंकर होने वाला है। अब आप एक ही इंस्टीट्यूशन को तो आप 90 करोड़ का एंकर दे नहीं सकते, आपके पास 6-7 इंस्टीट्यूशंस हैं तो एक इंस्टीट्यूशन के हिस्से में आता है 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए, तो वो उनके ग्रॉस पोर्टफोलियो में बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाती है, इसलिए उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। और इस स्पेस को बहुत ब्यूटीफुली AIF, HNIs और फैमिली ऑफिसेज ने बहुत ब्यूटीफुली इसको फिल किया है, और इवन उनको फॉलो करते हुए बड़े इंस्टीट्यूशंस आज के दिन आ रहे हैं। चेकलिस्ट कौन कौन सी होनी चाहिए किसी भी IPO में अट्रैक्ट करने के लिए प्रमोटर्स को? सबसे पहले प्रमोटर का बिजनेस से जो लगाव है, जो जुनून है, वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो हम जब किसी प्रमोटर से, कंपनी से मिलते हैं तो बिजनेस तो हम पहले से उसकी बैलेंस शीट है वो मंगवा के देख लेते हैं, लेकिन जब हम मिलने जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उसमें भूख कितनी है, वो इस बिज़नेस को कितने आगे ले जाना चाहता है। फिर उसके बाद उसकी टीम कैसी है, कैपेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन कैसी है, ये सारी चीज़ें उनको देखते हैं। उनके बिजनेस में उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किस प्रकार के लोग हैं, अगर वो नहीं है तो उनको और अपन कैसे इंडक्ट कर सकते हैं, ये सब अपन गाइडेंस देते हैं। तो प्रमोटर्स को तो सारी चीज़ें चेकलिस्ट करनी पड़ती है, मतलब जो भी उसको प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो उसका विजन, उसकी इंटेग्रिटी और उसकी स्केलेबिलिटी, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ इसमें एक चीज़ और भी है, एक और जहाँ पैशन देख रहे हैं प्रमोटर का, उसमें कितनी आग है, कितनी भूख है आगे बढ़ने की, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भी देखनी है कि वो पैशन और जो चीज़ें आपको बोल रहा है वो कितनी रीजनेबल और अचीवेबल है। वो गाना सुनने में अच्छा लगता है, तेरे वास्ते फलक से चांद ले आऊँगा, 16-17 सितारे साथ ले आऊँगा, और उस चक्कर में प्यार भी करने पर लगते हैं लोग, लेकिन चांद लाएगा, सितारे लाएगा, उसकी आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो कोई कभी कभी प्रमोटर आके आपको ऐसी बात करेंगे, आपको लगेगा भाई मतलब ठीक है ना, कोई सस्ता वाला तो नहीं किया है,
वो वैसा वाला हाल है। तो आपको ये भी देखना है, नहीं वो बड़ी रिस्क है, वो कम काम करे वो छोटी रिस्क है, लेकिन वो आपको ऐसी कहानी बेच जाए जो आपको पता होना चाहिए कि नहीं होगी कभी, राइट। सो वहाँ पे वो मुझे उल्टा लगता है कि जहाँ पैशनेट होना ठीक है, लेकिन पैशनेट होने के साथ में वो उतना स्केल अप करके वो अचीव कर सकता है क्या, राइट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, अगर आपको डेलीगेशन नहीं आया तो आप एक दिन कहीं न कहीं जाके बर्न आउट हो जाओगे। सो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे बिजनेस है जिसमें 3 जनरेशन 4 जनरेशन इन्वॉल्व है, उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और ये सूरत वाले लोगों के बहुत काम की बात है, क्योंकि अगर आपके ग्रैंडफादर ने बिजनेस शुरू किया, आपके फादर एक लिमिट तक लाए उसे, अब आप चला रहे हैं, अगर आपका बेटा भी अपनी मर्जी से, ज़बरदस्ती नहीं, उसी बिजनेस में आना चाहता है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। 4 जनरेशन का अनुभव होता है, आपके पास स्केलेबिलिटी होती है। तो सर, जब आप ऐसे लोगों से बात करते तो आप एक इमोशनल फैक्टर उनके अंदर देखते हैं अपनी कंपनी को लेकर, जो जनरेशनल बिजनेस चला होता ही यार, होना ही चाहिए। अगर आपको इमोशन नहीं है तो आप बिजनेस कैसे चलाएंगे? वो मतलब मैं तो ये भी देखता हूँ कि आप में उस बिजनेस को लेकर, आप में परिवार से ज़्यादा इमोशनल है क्या आप बिजनेस को लेकर? वो भी जरूरी है, करेक्ट। भले वो पर्सनल लाइफ के हिसाब से आपका गलत हो सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन लाइफ में एक आदमी बता दो, यहाँ पे आप जितने सक्सेसफुल, आप जितने लोग अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं आप में से कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, एक आदमी हाथ खड़ा करके मुझे ये बता दे कि मैंने सक्सेसफुल होने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक आदमी बता दे कोई कि मैंने बहुत वर्क लाइफ बैलेंस बनाया, 9 से 5 की काम करता हूँ, चाहे नौकरी हो चाहे मेरा बिजनेस हो, और मैं बहुत फर्स्ट क्लास कर रहा हूँ। नहीं, अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी चीज़ में तो कुछ ना कुछ छूटेगी आपकी, तो वो आपका पैशन दिखना चाहिए, होना चाहिए। और अगर आपको कनेक्ट 3-4 जनरेशन का मिल जाए किसी बिजनेस में, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करने के लिए और इतने अच्छे तरीके से सुनने के लिए।